रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर हो गया जी 29। आज छोटा सा लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं एक और लेक्चर के बाद थोड़ी सी ब्रेक लूँगा क्योंकि मुझे ज़रा हाउस मूव करना है, तो इस वजह से थोड़ी सी एब्सेंटी मेरी मार्क कर लें, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि कंपनसेट कर दूँ लेक्चर के सिलसिले में। सो लेक्चर नंबर 29 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, लेक्चर नंबर 4 है इस डोमेन का। आज हमारा टॉपिक है फायरवॉल्स, और हमने फायरवॉल बोथ 5000 फुट व्यू अगेन CISS भी है, ठीक है। CCNP सिक्योरिटी नहीं है, मगर अगर मैं आप लोगों को इनक्रेज करता हूँ कि थोड़ा और डेप्थ में जाके इन टॉपिक्स को पढ़ें ताकि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दैट्स इट। क्योंकि एग्जाम में आपको पता नहीं होता कि किस डायमेंशन से या किस एंगल से जो सा है वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ी और डिटेल हो जाएगी, ठीक है। लाजमी नहीं है CISSP के लिए, लाजमी नहीं है, आपकी बुक में जितना पढ़ाया गया उससे ज़्यादा हम कवर कर रहे हैं, मगर फिर भी ठीक है, क्योंकि बुक बेस्ड एग्जाम नहीं है, अब आप बच्चे नहीं रहे, ठीक है। फायरवॉल प्लेसेस वेयर द एंटिटीज हैव द डिफरेंट ट्रस्ट डोमेन्स, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट लेवल डिफरेंट है। इंटरनेट पे आप हर बंदे को ट्रस्ट नहीं करते, अपने ऑफिस के अंदर हर बंदे को ट्रस्ट करते हैं, उसने कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी साइन की हुई है, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी साइन की हुई है, वो उससे बिट कॉइन हार्वेस्टिंग नहीं कर रहा और कोई मिलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा, कुछ ऐसे काम नहीं कर रहा, तो वो आपकी ट्रस्टेड डोमेन हो जाएगी। तो जब इस तरह की दो ट्रस्ट डोमेन्स आ जाती हैं तो उनके बीच में आप एक डिवाइस लगाते हो जिसे हम फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल जो है वो ट्रैफिक को फिल्टर करती है बेस्ड ऑन द रूल्स के जो आप डिफाइन करते हो। से फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फायरवॉल है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने रूल्स बनाए हुए। मैंने ऐसे कहा कि काशिफ जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर सके ब्राउजर से, HTTPS से, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन ऑफ द रूल्स जो से हैं वो दो टाइप्स के आपकी बुक ने लिखे हुए हैं। वन इज़ कॉल्ड एड्रेस, जिसमें आप बताते हो कि जी google.com जा सकता है, या इंटरनेट पे urduitacademy.com जा सकता है, या किसी और वेबसाइट पे जा सकता है। या हमने कहा कि अगर इसने ये इस एड्रेस पे जाना है तो ये सिर्फ सर्विसेज ये वाली यूज़ कर सकता है कि TCP की पोर्ट नंबर 80 एंड 443, दैट्स इट, ठीक है। मगर अब जो एडवांस फायरवॉल आ गई जो आपकी बुक ने नहीं डिस्कस की हुई, एंड बाय एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन बेस पे भी कर सकते हो। आप कहते हो कि हाँ जी मैंने पोर्ट 80 या 443 के अंदर तो बहुत सारी ट्रैफिक जाती है, मैं कहता हूँ पोर्ट 80 443 के अंदर फेसबुक की एप्लीकेशन चले, ठीक है। यार ये मुझे लगता है ड्राइवर इसका दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। फेसबुक की एप्लीकेशन चले मगर फेसबुक का जो चैट ऑप्शन है, चैट ऑप्शन वो ना चले, ठीक है। तो आप ये कंट्रोल लगा सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, ये कंट्रोल आप लगा सकते हो, ठीक है। मगर इसके लिए आपको एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल चाहिए होगी। अगर आपको एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल का इंटरफेस देखना है तो हमारी पालो ऑल्टो की जो सीरीज़ थी पालो ऑल्टो की, वो जो सी है वो देखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फायरवॉल के अंदर एक फीचर सेट आपके पास होता है विच इज़ कॉल्ड नेट एंड पैट, ठीक है। इसको अगर आपने डिटेल में डिस्कस करना है तो आप जो है फिर हमारी CCNA सिक्योरिटी की सीरीज़ देख सकते हैं, CCNA की सीरीज़ देख सकते हैं। बल्कि टेलीकॉम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप उर्दू IT अकेडमी की CCNA की ICND 1 पूरी कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सिर्फ रेफ़र कर रहा हूँ। नेट एंड पैट क्या होता है? नेट ये होता है कि भाई अगर आपके पास पब्लिक IP एड्रेस है, इंटरनेट पे पब्लिक IP एड्रेस है और यहाँ पे आपके पास प्राइवेट IP एड्रेस है, ठीक है, तो जब आप प्राइवेट IP एड्रेस से पब्लिक IP एड्रेस की तरफ जा रहे होते हैं तो आपका IP एड्रेस चेंज कर देता है, उसे हम कहते हैं नेटिंग। अब पैट क्या होता है? जिसके अंदर हम जिसको सिस्को जो है ओवरलोड के नाम पे यूज़ करती है कि मेरे पास एक ही पब्लिक IP एड्रेस है मगर ऑफिस के अंदर से बहुत सारे लोग जो से उसी पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं मगर डिफरेंट पोर्ट नंबर यूज़ कर रहे हैं, 81 82 83 10 10 10 81 82 83 10 84, ठीक है, ये तमाम पोर्ट नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम नेट एंड पैट कहते हैं। तो फायरवॉल में अब ये भी काम हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक काम होता है स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैकेट को देखे बगैर कि ये पहला पैकेट है, ये दूसरा पैकेट है, ये लास्ट पैकेट है, ये TCP सिंक है या एक है, उसके बगैर सिर्फ वो देखे कि काशिफ का PC, ठीक है, इंटरनेट पे जा रहा है पोर्ट 80 की रिक्वेस्ट लेके टू 8.8.8.8, तो मैंने उसको अलाउ करना है या डिनाई करना है। बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी अब यूज़ नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, ठीक है, या डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। वो ये कहती है कि अगर काशिफ पहली रिक्वेस्ट भेजता है यहाँ पे जाने के लिए, यानी ये काशिफ ने ब्राउज़र खोला और उस ब्राउज़र में उसने 8.8.8 लिखा और ये पहला पैकेट है इस कम्युनिकेशन का, तो जाने दो। मगर जब इसका रिप्लाई आएगा, ठीक है, जब इसका रिप्लाई आएगा तो मैं देखूंगा हाँ भैया ये रिप्लाई एग्जैक्टली इसी पैकेट का है, उसके लिए तरीक़ेकार होता है।
और वो फिर उस रिप्लाई को वापस आने देगा। इसके लिए फायरवॉल मैनेज करना आसान हो गया और बहुत सारे हैक्स से हमारी जान छूट गई, ठीक है। अदरवाइज हमें रिटर्निंग ट्रैफिक की भी जो से है वो फिल्टर लिखना पड़ता था। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज इज सॉर्ट ऑफ अ फायरवॉल, ठीक है। वो आपके एज अ यूज़र और इंटरनेट पे पड़े हुए सर्वर के दरमियान जो सा है इंटरमीडिएरी रोल किरदार अदा कर रही होती है, ठीक है। इंटरमीडिएरी का काम कर रही होती है कि आप उसे रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट ख़त्म हो जाती है और ये जो सर्वर होता है ये अपनी बिहाफ पे फिर रिक्वेस्ट भेजता है इस सर्वर को, और ये सर्वर फिर इसे रिप्लाई भेजता है, ठीक है। और ये रिप्लाई फिर आपके पास आ जाता है, ठीक है ना। ये काम जो सा है ये आपके प्रॉक्सी सर्वर का होता है। अब प्रॉक्सी सर्वर के अंदर दो टाइप्स हैं, वन इज कॉल्ड सर्किट लेवल प्रॉक्सी और द सेकंड वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सी। सर्किट लेवल प्रॉक्सी क्या होती है? सर्किट लेवल प्रॉक्सी होती है कि ये आपका प्रॉक्सी सर्वर है, ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपका सर्वर है। सर्किट लेवल प्रॉक्सी ये, ठीक है, और ये कॉन्ड्यूट का काम देती है, ठीक है, ये कॉन्ड्यूट है, दैट्स इट। ये इंस्पेक्शन नहीं कर सकती पैकेट को। एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सी क्या करती है? आप उसे रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो नया पैकेट बनाती है और आगे लेके जाती है, फिर यहाँ से रिप्लाई आता है, फिर यहाँ से रिप्लाई। इसमें अगर HTTPS इंक्रिप्शन भी आपको करनी पड़ती है, HTTPS डिक्रिप्शन भी करनी पड़ती है, आप पैकेट खोल के देखते हो क्योंकि वो कमांड एंड कंट्रोल की ट्रैफिक हो सकती है। सर्किट लेवल प्रॉक्सी फारिग है, कोई नहीं यूज़ करता। एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सीज की हम बात करते हैं। बहुत सारी कंपनीज प्रॉक्सी सर्विसेज लगाती हैं बिफोर दे गो टू द इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट पर वो फिल्टर कर रही होती है ट्रैफिक्स, ठीक है, कि कौन किसने ब्राउजिंग की नॉर्मली सर्विसेज आपकी जो सी है वो थ्रू द प्रॉक्सी सर्विसेज जा रही होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पर्सनल फायरवॉल्स। पर्सनल फायरवॉल जिस तरह आपने घर में लगाई हुई है, ये कैस्परस्की की फायरवॉल का स्क्रीनशॉट है मेरे अपने स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस वाली फायरवॉल का, ठीक है। ये आपके पीसी के ऊपर है, जोन अलार्म उसके अंदर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की है, सिमेंटिक की है, मैकेफे की है, जितने एंटीवायरस हैं सब ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन जो से ये बड़ा वास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं बोलना शुरू करूँ तो फिर मैं चुप नहीं हूँगा क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा काम किया है चीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर आप एंड पॉइंट सिक्योरिटी को बहुत हाई लेवल पे देखना चाहते हैं, ये एंटीवायरस सोल्यूशन है। इसके अंदर अब इतना कुछ आ गया है जिसकी हद नहीं, ठीक है। तो अब इसके अंदर बहुत सारे एंटीवायरसेस या बहुत सारे, अब वो एंटीवायरस नहीं कहते, वो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन या एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो से ऐसे सॉल्यूशंस भी आ गए, वो कहते हैं अगर आप हैक हो जाओ तो फिर आपको हम जो से हैं $1 मिलियन तक या 1 मिलियन पाउंड तक आपको कवर करेंगे। सेंटिनल एक ना कंपनी है, SENTINAL, सेंटिनल, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज आपके पास मार्केट में आ गई हैं, ठीक है। क्राउड स्ट्राइक, ये एंटीवायरस नहीं है, ये एक और है। फॉलो ऑल्टो ने एक सोल्यूशन निकाला है, ट्रैप्स, वेरी गुड सोल्यूशन। ये रैंसमवेयर के अगर आपके पास अटैक हो रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी प्रोडक्ट, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब सेंसिटिव डाटा और यूज़र एंड पॉइंट के, यूज़र के एंड पॉइंट पर सेंसिटिव डाटा, और हैकर जब भी हैक करता है तो आपको ही लेके जाता है, ठीक है। एंड पॉइंट से ही कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो एंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपको क्या की पॉइंट्स जो से हैं वो मेक श्योर करने चाहिए। तो सबसे पहला की पॉइंट है, यूज़र मस्ट बी अ लिमिटेड एक्सेस। यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए मशीन पर। अगर एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने गलती से कोई एक्सप्लॉइट चला दिया तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस आ जाएगी। अप टू डेट एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर आपके पास रिपोर्टिंग ही नहीं होती। आपको पता आपके पास 500 पीसीज लगे हैं, आपको क्या पता कि कितने पीसीज का एंटीवायरस डिसेबल हुआ है, ठीक है। आपके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। कॉन्फ़िगर एंड ऑपरेट अ होस्ट बेस्ड फायरवॉल। अगर आप होस्ट बेस्ड फायरवॉल इंप्लीमेंट हुई हुई आपके एंटीवायरसेस में होती है तो उसको मैनेज करें। हार्डन कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम के ऊपर टेलनेट सर्विसेज ना चल रही हो, अनवांटेड सर्विसेज ना चल रही हो, ठीक है। और पैचिंग, दैट्स द बिगेस्ट नाइटमेयर, ठीक है। पैचिंग हुई हुई हो, से फॉर एग्जांपल नेट बायो सर्विस चल रही होती है हर पीसी के ऊपर, ठीक है, वो डिसेबल होनी चाहिए। क्यों चल रही भैया? मोबाइल एंड पॉइंट, मोबाइल एंड पॉइंट भी बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो encryption of the whole device if not possible then at least encryption of sensitive information held on the device। MDM की स्टोरी आ गई है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कि आपकी कंपनी के अंदर जितने मोबाइल्स हैं, ठीक है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसके ऊपर आप MDM इंस्टॉल कर दें। आप मेक श्योर करें कि वो इनक्रिप्टेड हो। अगर किसी कोई अपना पर्सनल मोबाइल लेकर आ रहा है तो BYOD पॉलिसी, जिसे हम ब्रिंग योर ओन डिवाइस, जिसे मैं फ़न में, मैं सिस्को में गया हुआ था उस दिन, मैंने कहा ब्रिंग योर ओन डिज़ास्टर, ठीक है।
तो ये वाले भी मसले हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपकी पर्सनल डिवाइस है, अब पर्सनल डिवाइस को लेकर आ जाता है, वो कहता है इस पर मेरा मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो। अब मसला ये है, उसकी कल डिवाइस गुम जाती है, आप उसको उठा के वाइप कर देते हो, उसके अंदर उसकी फैमिली की पिक्चर्स भी हैं। तो आपको कुछ ऐसा कंट्रोल चाहिए जो सिर्फ ईमेल से रिलेटेड एप्लीकेशंस को डिलीट कर दे, उसकी फैमिली पिक्चर्स ना डिलीट करे, क्योंकि क्या पता उससे लैपटॉप मिल जाए दोबारा, ठीक है, या टैबलेट जो भी उसकी डिवाइस थी, ठीक है। नॉर्मली कंपनीज जो सी हैं इन द मिडल अप करती हैं, क्योंकि अब सिक्योरिटी इज़ नॉट अ शो स्टॉपर थिंग, तो हम जो से वर्क अराउंड करके देना होता है हम लोगों को, ठीक है। अब आप ये ज़माना भूल जाएंगे जब आप एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल जाते हो, कोई आपके पास आता है कि भाई मैंने ये करना है, और आप उसे कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं कर सकते, ये कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी है, नहीं, वो ज़माना चला गया, ठीक है। अब आपको नया किस्म का इवॉल्व्ड सिक्योरिटी मैनेजर बनना है, ठीक है। और अगर आप इवॉल्व्ड सिक्योरिटी मैनेजर हैं तो आप जो है फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल सिक्योर सोल्यूशन दैट वुड हेल्प द पर्सन के वो इवॉल्व करे, इनोवेट करे और कंपनी को पैसे बना के दे, ठीक है। सो सिक्योरिटी को अब जब सीसोज जो बोर्ड्स में जाके बैठते हैं, दे आर नॉट अ शो स्टॉपर्स, ट्रस्ट मी, ठीक है। अगर आप शो स्टॉपर बनना चाहते हैं तो फिर यू वॉन्ट सर्वाइव अ लॉ इन दिस मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब रिमोट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ आपको चाहिए, रिमोट वाइप चाहिए, रिमोट जियो लोकेशन, जियो फेंसिंग भी एक ऑप्शन होता है। जियो फेंसिंग एक्चुअली डिफरेंट डायमेंशंस में यूज़ होता है, ठीक है। जियो फेंसिंग ये है कि मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरी चीज़ है ये से फॉर एग्जांपल एशिया से एक्सेस ही ना हो, हम एशिया की मार्केट में काम ही नहीं करते, ठीक है। रिमोट अपडेट, ठीक है, अपडेट आप रिमोटली कर सके, रिमोट ऑपरेशंस की अगर किसी को सपोर्ट देनी पड़ रही है या कोई और एसेट लिस्ट मेंटेन करनी पड़े तो हमें आ जाए। यूजर पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट दैट इंश्योर एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनेज द डिवाइस एंड सीज फॉर लीगल होल्ड, ठीक है। ये कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर है, ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है। और यूज़र एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अंदर भी लिखा हुआ है, यूज़र उसे साइन करता है, ठीक है। उसके बाद अगली टर्म आती है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसे हम CDN कहते हैं, ठीक है। ललसेक के ज़माने से है कि भाई, अच्छा CDN होता क्या है, पहले ये स्टोरी सुने। मैं उर्दू IT अकेडमी का एक सर्वर है, वो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एक यूज़र है, वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया से बैठा हुआ है, उसने उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो वो यहाँ से अपने ISP के पास जाता है, अपने ISP से निकलता है, वो एक फाइबर पे जाता है, फाइबर से निकल के वो एक फ्लैग के नेटवर्क से होता हुआ, पता नहीं कहाँ से बेचारा साउथ अफ्रीका से होता हुआ यहाँ से घूमता घुमाता ये यूँ आता है, ठीक है। ये बेचारे को इतना खप खपैया एक स्टैटिक पेज देखने के लिए करना पड़े तो क्या मसला है, ठीक है। और इसका जो जियोग्राफिकल डिले है वो 250 मिली सेकेंड से लेके 300 मिली सेकेंड। वो कहता है यार ये अजीब फड्डे में फंसी हैं हम लोग। तो उर्दू IT अकेडमी क्या करती है, उर्दू IT अकेडमी एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के पास जाती है, उसके पास दुनिया में ये जो तमाम ब्लैक डॉट्स हैं ये सारे सर्वर्स लगे हुए। वो कहते हैं उर्दू IT अकेडमी तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे वेबसाइट की जो स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे अपने सर्वर्स पे फैला देते हैं, ठीक है। तो पूरी की पूरी उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट की कॉपी यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी, यहाँ 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 सारी जगह पड़ी है। अब जब आप अपने DNS सर्वर के पास जाते हो, ठीक है, अब मैं दोबारा इंक रेज कर दूँ। जब आप अपने DNS सर्वर के पास जाते हो, DNS सर्वर कहता है अच्छा तुमने उर्दू IT अकेडमी के पास जाना है, और उर्दू IT अकेडमी का DNS सर्वर अब ये CDN जो ये प्रोवाइडर है, ठीक है, ये क्लाउडफ्लेयर है, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर जो है वो कहता है अच्छा तुम्हारा जो लोकल DNS उर्दू IT अकेडमी का सर्वर है उसके कॉन्टेंट्स ये यहाँ पड़े हुए हैं, तो वो सीधा यहाँ आके हिट करता है, ठीक है। और इधर उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट की एक कॉपी पड़ी हुई है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर कभी कोई आपकी वेबसाइट पे डॉस अटैक करना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो वो अपने लोकल पॉइंट्स पे, यहाँ पे अगर 500 यूज़र हैं तो वो इधर अटैक कर रहे हैं, ये 500 यूज़र यहाँ अटैक कर रहे हैं, ये 500 यूज़र यहाँ अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के यूज़र जो से उर्दू IT अकेडमी खोल सकते हैं, यहाँ के यूज़र उर्दू IT अकेडमी खोल सकते हैं, यहाँ के यूज़र उर्दू IT अकेडमी खोल सकते हैं। तो CDN हमारा जो सा है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मोस्ट फेमस क्लाउडफ्लेयर है, ठीक है। ये जो ललसेक के जब अटैक्स आए थे और उन्होंने अपने तमाम जो वेबसाइट थी वो क्लाउडफ्लेयर की तरफ डायरेक्ट कर दी थी। क्लाउडफ्लेयर के जो CEO है उसका कभी इंटरव्यू देखिएगा जब ललसेक ने उनकी सर्विसेज को हायर किए थे, ये दे आर फ्री टू हायर। और इंटरेस्टिंग एनफ उर्दू IT अकेडमी इज़ ऑन अ CDN, ठीक है। और अमेजॉन क्लाउडफ्लेयर एक मार्केट लीडर है इस टाइम मार्केट के अंदर, लीडर्स ही है। क्लाउडफ्लेयर सबसे पहले थे मेरे ख्याल में, इनका सबसे बड़ा जो अटैक था वो 40 गिग का था मेरे ख्याल में, इन्होंने सबसे बड़ा अटैक डील किया हुआ, ठीक है। जब हम उर्दू IT अकेडमी के लिए CDN लेना चाह रहे थे हमें भी ये मसला आ रहा था। तो आप एक छोटे से सर्वर ले लें और उसके बाकी अपने तमाम CDN फैला दें, ठीक है, मगर वो डायनेमिक कंपोनेंट्स के लिए नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल। अब सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पॉइंट A ने या A यूज़र ने B यूज़र से बात करनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जो हमारा टेलीफोन नेटवर्क है वो हमारे लिए कम्युनिकेशन चैनल है और हमने मेक श्योर करना होता है वो सिक्योर हो,
ठीक है। तो फ़ोन क्रैकर्स या फ्रीकर जिसे हम कहते हैं वो पुराने ज़माने में होते थे, तो उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स थी। 1970s बिगनिंग 70s 80s के अंदर उन्होंने एक विसल बनाई हुई थी जो एक एक स्पेसिफिक टून भेजती थी टेलीफोन के अंदर, और उससे वो जो सा है वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर सकते थे। ठीक है, ये बहुत फेमस टेक्निक थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे एक बंदे ने दिखाया कि जो फ़ोन था, ये फ़ोन पड़ा हुआ आपका, ठीक है, ये मैंने खुद किया हुआ, ठीक है यार, ये फ़ोन है, आई एम नॉट हैप्पी, इट्स टाइम टू चेंज माई टैबलेट। ये फ़ोन है और ये आपका क्रेडल है, ठीक है, ये आपका फ़ोन का हेडसेट है। अच्छा, इस जगह पे जहाँ पे आप बोलते हैं, यहाँ पर आप अपना नोकिया 3310 रखते थे, ठीक है, ये नोकिया 3310 रखते थे, यहाँ से नंबर डायल करते थे, ये डिसेबल हुआ है सारे का सारा, 3310 डायल करते थे और बेशक कोड लगा होता था, आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कॉल कर सकते थे। ठीक है, वो बिल पे आती थी, मगर किसी के बिल पे आती थी ना, किसी ने लॉक किया हुआ था, तो ये पॉसिबल था। अच्छा, उसके बाद एक और टेक्निक थी, इस कॉल वार डायलिंग, कि आपके बहुत सारे नंबरों को डायल करते रहते हो, जिसमें से किसी नंबर पे मॉडेम की टून आती है, वहाँ पे आप स्टैंडर्ड पासवर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उस टाइम मॉडेम्स यूज़ होते थे, अभी भी कुछ कंपनीज़ में होते हैं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान या एशिया, इंडिया और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में कितने हैं, मगर यूरोप में इक्का दुक्का नज़र आ जाते हैं। ठीक है, प्लेन ओल्ड टेलीफोनी नेटवर्क जो हमारा लास्ट माइल है, जिसे हम पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी तक यूज़ होता है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे जो सा है कुंडी डाल सकता है आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, जिसे PBX एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, ओल्ड टेलीफोनी जो सिस्टम्स के साथ यूज़ होती थी, अभी भी बहुत हैवीली यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो ये सारे जो से हैं हमारे सॉर्ट ऑफ PSTN की कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मल्टीमीडिया कोलैबोरेशन। दुनिया एडवांस हो गई है, ठीक है, अब मीडिया के ऊपर आ गए, MIRC का ज़माना आ गया। ठीक है, 1990s के अंदर, ठीक है, हम एशिया के अंदर लाइक हम कहें एंड 2000 के अंदर, ठीक है, 97 से लेके 2000 तक, ठीक है, बल्कि 97 95 से करना चाहिए। ठीक है, अब P2P एप्लीकेशन आ गई हैं। सबसे पहली P2P एप्लीकेशन थी Napster। ठीक है, ये क्या करते थे कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर था, आपके पास एक सॉन्ग पड़ा हुआ है और आप सॉन्ग दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, वो डाउनलोड करते थे, तो बहुत बड़ा इशू बनना शुरू हो गया था कि यार ये लोग सॉन्ग, हमारा कॉपीराइट इशू बनना शुरू हो गया था। ठीक है, तो Napster शट डाउन भी कर दी थी कुछ लोगों ने फिर बाद में। ठीक है, तो P2P एप्लीकेशन एंड प्रोटोकॉल बन गए। ठीक है, अब आपको मेरे से ज़्यादा P2P एप्लीकेशन का पता है। ठीक है, पीयर टू पीयर जो से हैं टोरेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन आ गई रिमोट मीटिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आप डेस्कटॉप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, टीम व्यूवर पिछले दिनों न्यूज़ में रहा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, कि बहुत सारे लोगों के पेपाल अकाउंट खाली हो गए। तो ये बीइंग अ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ मैनेजर आपको पता होना चाहिए आपने P2P एप्लीकेशन अलाउ करनी है या नहीं। ये कंपनी जब सिक्योरिटी पॉलिसी लिख रहे हैं तो आपने उसमें मेंशन करना है P2Ps आर नॉट अलाउड, ताकि उस सिक्योरिटी पॉलिसी की बेस के ऊपर आपका फायरवॉल इंजीनियर P2P ब्लॉक कर दे। ठीक है, रिमोट मीटिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, इसी तरह इंस्टेंट मैसेजिंग में फिर 2 या 3 किस्म के हैं। पीयर टू पीयर, जब A to B जो उनसे आपस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्रोकर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें मैसेंजर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्वर के पास जा रहे होते हैं, फिर हम मैसेजेस आपस में कर रहे होते हैं। टाइप सी भी उसी तरह की है, मगर उसमें मैसेज जो से हमारे फिर भी सर्वर के थ्रू जा रहे थे, इसमें हमारे डायरेक्ट जा रहे हैं, तो सर्वर इंटरफेयर नहीं कर रहा होता। फिर टाइप 4 भी सॉर्ट ऑफ सर्वर ओरिएंटेड नेटवर्क ही है, मगर मल्टीपल इंस्टेंट मैसेजिंग सर्वर से जा रहे होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर एक टर्म आ जाती है स्पैम ओवर इंटरनेट मैसेजिंग। ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे पॉपअप्स दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, MIRC के ज़माने थे तो लोग स्क्रिप्ट यूज़ करते थे लॉगिन के लिए, कोई आपको स्क्रिप्ट भेजा तो आपकी CD ड्राइव बाहर आ जाती थी, आप बड़े एक्साइटेड हो, ये क्या हो गया। ठीक है, तो वो एक्चुअली हैकिंग थी। ठीक है, उसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स आ जाते हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सी हम लोग आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके बगैर हम रह नहीं सकते, इस कॉल्ड अ VPN। ठीक है, IPsec जो सा इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल स्वीट, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, कल को अगर एक प्रोटोकॉल सही से काम ना करना छोड़ दे तो हम उसे निकाल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ESP एक प्रोटोकॉल है, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। ठीक है, वो हमें इंक्रिप्शन भी देता है, ऑथेंटिकेशन भी देता है। अगर हमें सिर्फ ऑथेंटिकेशन चाहिए तो हम ऑथेंटिकेशन हेडर को यूज़ करते हैं। ठीक है, IPsec मैंडेटरी है IP वर्जन 6 के अंदर, IPv6 के अंदर आप ये यूज़ करेंगे। एक वेरिएशन जो IPsec की है वो IPsec ओवर L2TP। कुछ लोग जो उनसे IPsec के साथ L2TP यूज़ कर रहे होते हैं इंक्रिप्शन के लिए, इस देयर ओन डिमांड्स। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, इसके अंदर IPsec जो सा है, मैं इसको IPsec को जब भी ड्रॉ करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये फ्रेमवर्क है और इसमें बॉक्सेस लगे हुए हैं। ठीक है, आपने कोई प्रोटोकॉल आपको पसंद आता है, आप इसमें प्लग इन कर दें। ठीक है, तो इट्स लाइक अ फ्रेमवर्क।
ठीक है। इसके अंदर एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है AH, आइडेंटिटी ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, तो ऑथेंटिकेशन हेडर के अगर आपने एक पैकेट भेजा IP TCP डाटा, उसके साथ AH का हेडर लगा दें, ये हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, अगर रास्ते में कोई छेड़छाड़ करे तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। इंटेग्रिटी चेकिंग होगी और ऑथेंटिकेशन वेरीफाई भी करता है कि किस सेंडर से ये आ रहा है। ESP जो है इनकैप्सुलेटेड सिक्योरिटी पेलोड जो है वो आपकी इंक्रिप्शन भी कर रहा होता है और ऑथेंटिकेशन भी कर रहा होता है, ठीक है। ये पूरे के पूरे डाटा को इंक्रिप्ट कर देगा, ठीक है, और उसके बाद जो सा है वो ESP का हेडर लगा देगा और वो ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगी आपकी। तो ये दोनों के दो काम कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक टर्म आती है सिक्योरिटी एसोसिएशन। जब आप दो राउटर्स या दो फायरवॉल्स के दरमियान VPN एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो उस VPN की इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, ठीक है, कि उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, ठीक है, उसका सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या है, ठीक है, और उसके बाद टनल का नाम क्या है, स्लॉट क्या है, मैप क्या है, कितना टाइम तक ये इस्टेब्लिश रहेगा, ठीक है। और ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, यानी ये राउटर 1 से राउटर 2 की तरफ और राउटर 2 से राउटर 1 की तरफ। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी एक मिनी डेटाबेस में सेव हुई होती है जब आप IPsec टनल इस्टेब्लिश करते हो, इस कॉल्ड सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक है। इसीलिए आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छी तरह डिटेल में समझ नहीं है तो CCNA सिक्योरिटी मेरा लेक्चर नंबर 35 है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद VPN के अंदर दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये दो टाइप ऑफ मोड्स होते हैं, वन इज कॉल्ड टनल मोड एंड वन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट मोड। ट्रांसपोर्ट मोड थोड़ा लाइटर होता है, टनल मोड मोर सिक्योर होता है, उससे पता चल जाएगा ये आपका IP का हेडर हो गया, ये आपका डाटा हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर ये डाटा है, ये ESP का ट्रेलर, ESP की ऑथेंटिकेशन, ये ESP का हेडर और IP का हेडर, ठीक है, यानी IP का हेडर उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, और ये वाला सारे का सारा डाटा आपका इंक्रिप्टेड है, ठीक है, यानी ये डाटा इंक्रिप्टेड है और आपने IP का हेडर इधर लगा दिया। टनल मोड में क्या होता है, आप ये वाला पूरे के पूरे पैकेट को उठाते हो और इसको इंक्रिप्ट कर देते हो। जब आपको इसको इंक्रिप्ट कर देते हो तो आपको नया IP हेडर इंड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। जब आप नया IP हेडर इंड्यूस करते हो तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, आपके अंदर वाले जो ओरिजिनल हेडर है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं कर रहे होते, तो आप एक नए सिरे से वाइट प्लेट लेके और उस पर सिर्फ राइटिंग कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि यार ये मजीद सिक्योर हो जाता है, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या है, ओवरहेड एक एक्स्ट्रा कि आपको एक नया हेडर लिखना पड़ रहा है, मगर लेयर ऑफ सिक्योरिटी क्या है कि आप पुराने हेडर के कोई रेमिनेंस नहीं दिखा रहे, आप नया हेडर दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये जो है टनल और ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर डिफरेंस है। आप ये सिस्को की अगर फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करें आपको ये रेडियो बटन में ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक बात मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्विज इंजन पे ज़रूर काम करें। CISSP के बहुत सारे क्वेश्चन हमने बुक से उठा के रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू तो कर लूँ, ये थैंक यू जी, ठीक है। थैंक यू से पहले हम लोगों ने ऑलमोस्ट CDN ये वाला पूरा काम कर लिया, वॉइस कर लिया, मल्टीमीडिया कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं बहुत ओवरव्यू देता हुआ निकल जाऊंगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। CCNA इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में 50 एक पेजेस थे, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब थैंक यू लगा देते हैं।